हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ रहे थे विकर्ण आव्यूह, जिसे इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार बोल सकते हैं कि एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि एक विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं 3 रो 3 कोटि का। तो 3 गुने 3 कर दिए। इसमें माना कि मैट्रिक्स ए बराबर हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे A11, A12, A13। इसमें सेकेंड रो हम आके तो A21, A22, A23। 3 कॉलम तक जाना है तो A31, A32 और A33। तो इसमें हमको समझना है कि मुख्य विकर्ण कौन सा है। इसमें 2 विकर्ण है, एक इधर से और एक इधर से। तो मुख्य विकर्ण को इस प्रकार से लिखा जाता है A11, A22 और A33 को। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि A11, A22, A33, A44 डॉट 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 करते करते AN तक को मुख्य विकर्ण कहा जाता है, मुख्य विकर्ण होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कि इसके मुख्य विकर्ण पर ही कोई अवयव होना चाहिए और बाकी शून्य होना चाहिए। तो इसमें हम लेते हैं 2, 3, 4 और बाकी अवयव शून्य होना चाहिए। तो 0, 0, 0, 0, 0, 0 हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि इसका मुख्य विकर्ण पर ही अवयव है और बाकी जगह शून्य है। तो इसका अवयव की कोटि हो जाएगा रो की संख्या गुने कॉलम की संख्या। तो 3 गुने 3। इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि माना कि मैट्रिक्स ए बराबर हो गया। इसमें 4 गुने 4 का कोटि का लेते हैं। तो इसमें हम लेंगे 2, 3, 4, 5। तो इसमें 0, 0 बैठा देंगे। 0, 0, 0 4 कोटि का है तो 4 गुने 4 लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका मुख्य विकर्ण A11, A22, A33, A44 में है। तो इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि इसके मुख्य विकर्ण पर ही कोई भी अवयव हो सकता है। X, Y, Z कोई भी हो सकता है। इसी को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। अगला टॉपिक है अदिश अवयव, जिसे इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार बोलेंगे कि वैसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर एक समान अवयव हो उसे अदिश अवयव कहते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि यह भी एक विकर्ण अवयव है। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। माना कि मैट्रिक्स ए बराबर हो गया। ए वर्ग अवयव होना चाहिए। तो 3 गुने 3 कोटि का लेते हैं। इसमें हमको बताया जा रहा है कि मुख्य विकर्ण पर एक जैसा ही अंक हो, कोई भी अंक हो तो एक ही जैसा हो, जिसे हम मुख्य विकर्ण पर एक जैसा ले सकते हैं। x, x, x। तो इसमें 0 हो गया, 0 हो गया, 0, 0, 0, 0 हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण पर कोई भी अंक है लेकिन एक जैसा है। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि मैट्रिक्स B बराबर 2 रो 2 कोटि का लेते हैं। तो इसमें हम मान सकते हैं 4, 0, 0। तो इसमें भी 4 ही मानना पड़ेगा क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण एक समान होना चाहिए, एक ही कोटि का होना चाहिए। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 रो 1 कोटि का। तो इसमें हम कोई भी अंक रख सकते हैं क्योंकि ये भी एक अदिश अवयव होगा। ठीक है। अगला है इकाई अवयव या तत्समक अवयव, जिसे इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार बोल सकते हैं कि वैसा वर्ग अवयव
जिसके विकर्ण के सभी अवयव पर 1 होते हैं तथा शेष अवयव 0 होते हैं उसे तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। इसे I के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, माना कि मैट्रिक्स A बराबर, इसमें कहता है कि मुख्य विकर्ण पर कोई भी अवयव नहीं रख सकते हैं, इसमें सिर्फ 1 रखेंगे। अगर हम 4x4 कोटि का लेते हैं तो इसमें मुख्य विकर्ण A11, A22, A33, A44 की जगह हम 1 ही अंक रख सकते हैं। जिसे 1 11 की जगह 1, A22 की जगह 1, 133 की जगह 1 और 144 की जगह 1 रख सकते हैं। तो इसमें 0 0 हो गया, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण पर इसका 1 ही अंक है, इसमें कोई भी अंक नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 1 1 लिख सकते हैं। तो इसका 144 हो गया। इसका अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका हम इसे I3 के द्वारा सूचित करते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2x2 कोटि का। तो इसमें हो जाएगा A11 और A22 की जगह 1 1 रखेंगे और बाकी जगह 0 0 दे देंगे। इसे I2 के द्वारा सूचित करते हैं। अगर इसका अगला एग्जाम्पल 1x1 का लेते हैं तो इसका 1 ही होगा, जो मुख्य विकर्ण पर सिर्फ 1 ही है। तो इसे 1x1 अवयव की कोटि के द्वारा निरूपित करते हैं। अगला है अवयवों की समानता। इसे इंग्लिश में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। अवयवों की समानता मतलब समझना चाहिए कि 2 अवयव दिया गया है, 2 अवयव दिया गया है, A को मान लिए AIJ तथा B को मान लिए BIJ मान लेते हैं। तो कैसे हम दोनों को कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। तो इसका 2 नियम है। पहला है कि वे समान कोटियों के होते हैं, जैसे दोनों कोटि समान होना चाहिए। जैसे एक 3/3 है, दूसरा भी होना चाहिए। दूसरा इसका है कि A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, माना कि मैट्रिक्स A बराबर 3 4 5 फर्स्ट रो 4 3 7। तो इसमें हम दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, माना कि मैट्रिक्स B बराबर 3 4 5 4 3 7। अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों समान है कि नहीं। तो सबसे बड़ा रूल है कि वे समान कोटियों के होते हैं, मतलब जितना कोटि इसका है जितना कोटि इसका भी होना चाहिए। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 × 3 हो जाएगा। फिर इसका भी कोटि 2 × 3 है। अगला हम देखते हैं कि A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो। A का प्रत्येक A11 की जगह 3 है, तो यहाँ भी A11 की जगह 3 है। यहाँ A12 की जगह 4 है, तो यहाँ भी A4 है। तो यहाँ देखते हैं, कंपेयरिंग करते हैं तो प्रत्येक अवयव इसके समान है। तो इसे हम कह सकते हैं कि अवयव दोनों A बराबर मैट्रिक्स A बराबर B हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हम दे सकते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल रहे 4 7 8 6 9 5, अगर इसका एग्जाम्पल रहे 4 7 8 6 9 5, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका रो अवयव की कोटि 2 का रो है और 3 कॉलम है, तो 2 × 3 कर सकते हैं। और इसमें 3 कॉलम है, एक रो 2 रो 3 रो, तो इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 × 2 कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके अवयवों की समानता नहीं हो रही है, इसका कोटि बराबर नहीं हो रहे हैं, तो A बराबर नोट भी हम लिख सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, जो NCERT बुक से लिया गया है। तो इसमें इस क्वेश्चन में कहता है कि कॉलम 2 को रो 2 अवयव दिया गया है और दोनों आपस में बराबर है। तो कहता है कि A B C X Y तथा Z का मान बताइए। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका रो 3 गो, इसका भी 3 गो, तो इसका कोटि 3 × 3 का है, तो इसका भी 3 × 3 का है। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों रो आपस में बीच में बराबर का चिन्ह दिया गया है। तो इसका A11 के जगह A11 दोनों चीज़ बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं सॉल्व
सॉल्व दे के लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम कंपेयरिंग करेंगे और एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। तो x + 3 की जगह 0 दिया गया है तो बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम x का मान इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया। अगला है z + 4, तो इसमें बराबर छोड़ दिया गया है तो छोड़ दिए। अब यहाँ z का मान पूछना है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो z बराबर हो गया 2। अगला है 2y - 7 बराबर 3y - 2। इसमें हम क्या देखते हैं, दोनों जाति को एक तरफ कर देते हैं तो 2y तो इधर आके -3y हो जाएगा, इधर -2 है और इधर जाके +7 चल जाता है। तो 3y में -2y घट गया तो -y बचा, इसमें 5 हो गया। तो इसलिए y बराबर माइनस को इधर भेज देते हैं, -5 लिख सकते हैं। अब अगला है -6 बराबर -6 दिया गया है। a - 1 बराबर 3 दिया गया है A21 में, तो a - 1 बराबर -3 है। यहाँ पर a का मान निकालना चाहते हैं तो a इधर हो गया तो -3, ये माइनस को इधर करते हैं तो -1 प्लस, तो a बराबर हो गया -2। अगला है कि 2c + 2 बराबर 0, तो c का मान जानना है तो 2c बराबर -2, तो c बराबर -2 बटा 2 बराबर -1। अब अगला है b - 3 बराबर 2b + 4, ये दोनों को एक जाति में कर देते हैं तो b - 2b हो गया। अब 4 इधर माइनस, इधर आके प्लस में हो गया तो -b बराबर 7, इसलिए b बराबर ले सकते हैं 7। इसका आंसर एक जगह लिख सकते हैं कि a बराबर -2, b बराबर -7, c बराबर -1, x बराबर -3, y बराबर -5 और z बराबर 2। इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है NCERT से लिया गया है। अगला है कि दोनों बराबर है तो ABCD का मान बताइए। 2 अवयव की अवयव दिया गया है और इसमें ABCD का मान पूछ रहा है, इसमें सॉल्व लिखेंगे। उसके बाद दोनों को बराबर करते हैं। इसमें देखेंगे कि दो जाति को एक जगह कर लेंगे तो ये दोनों AB है तो ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो 2a + b बराबर 4 दिया गया है। a - 2b बराबर -3 दिया गया है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं घटेगा। इसमें समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं तो घट जाता है। समीकरण 1 में 2 से गुना करके प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, इसमें समीकरण 1 में गुना करते हैं तो 2 दूनी 4a + 2b बराबर 4 दूनी 8। इसमें ज्यों का त्यों रह जाएगा, a - 2b बराबर -3। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्लस माइनस कट गया, ये 4a + a बराबर 5a बराबर 5। इसमें a की जगह 5/5 बराबर हम 1 लिख सकते हैं। 5a 5/1 बराबर 1 लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो a का मान रखने पर इसमें समीकरण a है 2a + b बराबर 4। तो a का मान 1 आया, 2 × 1 बराबर 2 + b बराबर 4। तो b का मान पूछ रहे हैं तो b 4 - 2 बराबर 2 आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि अब इसमें बराबर करते हैं 5c - d
बराबर 11 और 4C प्लस 3D बराबर 24 दिया गया है। समीकरण इसको 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों जोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा। अगर समीकरण 3 को 3 से गुना करके जोड़ते हैं तो दोनों कट जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 3 को 3 से गुना करके समीकरण 4 को जोड़ने पर तो इसमें समीकरण को 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15C माइनस 3D बराबर 11 तिया 33। अब अगला है कि ज्यों का त्यों लिख देंगे 4C प्लस 3D बराबर 24। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा। 15 4 19C बराबर 57। अब C का मान निकालेंगे तो 57/19 बराबर आ गया इसका 3। अब C के जगह हम D का मान निकाल सकते हैं। तो C का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 है 5C माइनस D बराबर 11। तो C के जगह 3 लिख देते हैं। तो 5 गुने 3 माइनस D बराबर 11। तो माइनस D बराबर 11 माइनस 15। तो D का माइनस D बराबर -4 आया। माइनस माइनस कट गया। अतः हम आंसर लिख सकते हैं कि A बराबर आ गया 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और D बराबर 4 हो गया। जो इसको हल किए तो आंसर आ गया। ठीक है, अगला में एक्सरसाइज 3.1 से हल करेंगे।